हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा 27 नवंबर है उसका जो पीटी मेंस इंटरव्यू के असर पर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगे मैं आपको सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, कृपया आप इसको चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी हमारे चैनल अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया ईमानदारी पूर्वक आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपका जो भी आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन होंगे वो आपको आसानी से प्राप्त हो सकेंगे। जैसे कि आज की हम टॉपिक की अगर बात करें, जैसे आगामी जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं 67 68 आपका पीटी होगा, 69 पीटी है, यूपी पीसीएस आपका आगामी वैकेंसी आपका यूपी में यूपी आरओ की वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो चलिए, तो इस सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हमारा क्या होगा, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो भी होंगे या करंट अफेयर्स होंगे उसको आप फैक्ट वाइज नोट कर सकते हैं, जो पीटी में आ सकते हैं फैक्ट वाइज उसको, और मेंस के लिए अलग से नोट्स। ठीक है, लेकिन अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि करदाताओं के पैसे से इमामों को नहीं दिया जा सकता श्रमिक। ये चीज कहा जाए, करदाताओं के पैसे से इमामों को नहीं दिया जा सकता परिश्रमिक, मतलब का क्या है, का समझेंगे तो इस टॉपिक को समझेंगे हम कि मस्जिद के जो इमाम हैं उसको परिश्रमिक देने के सुप्रीम कोर्ट के 1993 का मामला है। कब का है? 1993 का ये मामला आदेश है, उसको केंद्रीय सूचना आयोग ने संविधान का उल्लंघन बताया है। आयोग का कहना है कि ऐसा करके गलत मिसाल रखने के साथ ही अनावश्यक राजनीतिक विवाद और सामाजिक सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा दिया गया है। यह बात केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहूरकर ने दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा इमामों के वेतन विवरण की मांग करने वाली एक अर्जी के जवाब में कही थे। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि अदालत का ये जो आदेश है यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। संविधान में कहा गया है कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल किसी धर्म विशेष के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और क्या हुआ है इसमें, तो कटघरे में सुप्रीम कोर्ट फैसला, मतलब इससे देश में गलत मिसाल, अनावश्यक राजनीतिक विवाद और सामाजिक कटुता बढ़ी है। आदेश की एक प्रति प्रयुक्त कार्रवाई के साथ केंद्रीय कानून मंत्री को भेजने का निर्देश दिया गया है ताकि वेतन में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के प्रावधान को समान ढंग से लागू किया जा सके। सीबीसी जो है सो उदाहरण भी दिया है, विरोधाभास का उदाहरण भी दिया है। केंद्रीय सूचना आयुक्त जो हमारे हैं उदय माहूरकर, ये भी आपका पीटी का क्वेश्चन बन सकता है। उदय माहूरकर, जब भी मैं केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन, उदय माहूरकर ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड दिल्ली सरकार से 62 करोड़ का अनुदान लेता है, लेकिन इसकी मासिक आय सिर्फ 30 लाख है। इसकी जो मासिक आय है वो 30 लाख है। इसी आधार पर अगर देखा जाए तो इमामों को 18,000 रुपये और रजान देने वाले मुआजिनों को दिल्ली सरकार 16,000 रुपये मासिक 16,000 रुपये मासिक वेतन करदाता की ही कमाई से देती है। वहीं मंदिरों के पुजारियों को केवल 2,000 रुपये का मासिक परिश्रमिक मंदिरों को संचालित करने वाले निजी ट्रस्ट से देते हैं। जो लोग अल्पसंख्यकों को संरक्षण के नाम पर ऐसे फैसलों की परिवर्तित करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि विभिन्न धर्मों वाले देश में विभिन्न धर्म बहुसंख्यकों को भी सुरक्षा देने का हक है। इसको पढ़ लेंगे। आगे हमारा है कि कहा जा रहा है लोकतंत्र की जननी भारत से दुनिया को बड़ी उम्मीदें। हमारे पीएम साहब ने कहा है, मोदी ने वही भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि आज की वैश्विक परिस्थितियों में पूरे विश्व की नज़र भारत पर है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मजबूत होती अंतर्राष्ट्रीय छवि के भी दुनिया की बहुत सारी उम्मीदों दिख रही है। आज जो है देश पूरे समर्थ से अपनी सारी विविधताओं पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत संविधान है। पीएम ने नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों का ध्यान दिलाते हुए कहा कि आज़ादी का जो अमृतकाल देश के लिए कर्तव्य काल है। चाहे व्यक्ति हो या संस्था, हमारे दायित्व ही हमारी पहली प्राथमिकता है। कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही हम देश को क्या कर सकते हैं सॉरी, देश को विकास की नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। संविधान दिवस जो था कल 26 नवंबर, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने कहा, समारोह में कहा था कि तो इससे पहले 26 नवंबर को आतंकी हमले को याद किया और उसमें नारे लगे, मारे गए लोगों को, जवानों को सही श्रद्धांजलि भी दे दी गई। ठीक है, उन्होंने कहा तो उन्होंने 3 पॉइंट का है उनका, इस पर भी जिक्र किया है, उस पर मैं जिक्र कर देता हूँ आपको सामने कि मौलिक कर्तव्यों का पालन नागरिकों की प्राथमिकता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस पर आयोजित समारोह में युवाओं में संविधान को लेकर समझ बढ़ाने की जरूरत है। पीएम ने वर्चुअल क्लॉक जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0 डिजिटल कोर्ट का किया उद्घाटन। आगे हमारा है, कहा जा रहा है कि अब हैसियत के हिसाब से देना पड़ेगा माता पिता को गुजारा भत्ता। सोशल इशू का इशू है।
सावधान, यदि आप अपने माता पिता या आश्रित बुजुर्गों की देखभाल से मुंह फेरा तो आपकी खैर नहीं, क्योंकि आपको 6 माह तक इसकी जेल हो सकती है। साथ ही आपको हैसियत और आय के हिसाब से माता पिता को प्रतिमाह गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। पहले प्रस्तावित विधवा गुजारा भत्ता की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये प्रति माह रखी गई थी, मगर अब जो है सरकार बुजुर्गों के भरण पोषण से जुड़े सालों पुराने कानून में बड़े बदलाव को तैयार है। इसे और सख्त बनाया जाएगा। हमारे जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद माता पिता व बुजुर्गों के भरण पोषण से जुड़े विधेयक में बदलाव लेकर आया है। संसद 30 अभी जो शीतकालीन सत्र होने वाली उसके लाने की तैयारी है इसमें। हालांकि इस विधेयक को पहली बार 2019 में संसद के सामने पेश किया गया था, लेकिन बाद विशेष स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक कमेटी के सुझाव के बाद इस विधेयक में कई अहम फैसले बदलाव किए गए हैं। इससे बुजुर्गों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। कोई उनकी सेवा नहीं करता है तो फिर सरकार उनकी देखभाल करेगी। इसके लिए देश में एक ढांचा खड़ा किया जाएगा। इसमें प्रत्येक जिले में बुजुर्गों की मौजूदगी क्या होगा, इसमें प्रत्येक जिले में बुजुर्गों की मौजूदगी को मैपिंग करते हुए मेडिकल सुविधा युक्त वृद्धाश्रम बनेंगे और जिला स्तर पर एक सेल गठित होगी। यह सेल इससे जुड़ी सुविधाओं को संचालित करेगी। गौरतलब है कि माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ा मौजूदा कानून वर्ष 2007 में ही बना था। आगे देखते हैं। बेटा बेटी नहीं, नाती पोते और दामाद से भी ले सकेंगे गुजारा भत्ता। अगर बेटा बेटी नहीं है तो नाती पोते और दामाद से भी ले सकते हैं गुजारा भत्ता। मतलब प्रस्तावित जो विधेयक जो आने वाली उसमें माता पिता अब सिर्फ अपने बच्चे जैविक बच्चों से गुजारा भत्ता लेने के हकदार नहीं होंगे, बल्कि अब वह नाती पोते दामाद या फिर ऐसे संबंधी जो उनकी संपत्ति के दावेदार होंगे उन सभी संबंधियों से वह गुजारा भत्ता मांग सकेंगे। मौजूदा समय में देश के बुजुर्गों की कुल आबादी करीब 12 करोड़ है। इसके वर्ष 2050 तक करीब 33 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में सरकार समय रहते बुजुर्गों से जुड़ी व्यवस्था को चौक चौबंद कर रखना चाहती है। बहुत ही अच्छी आर्टिकल है। अगले है कि देखिए सोशल सिक्योरिटी क्या है। महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाएं उच्च शिक्षण संस्थान यूजीसी। कुछ संस्थान यूजीसी बोला, यूजीसी कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा पर महिला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सख्त रुख अपनाते हुए देश भर में सभी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों को फिर से सचेत किया है और कहा है कि वह कैंपस में इसे सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाएं। लैंगिक भेदभाव से जुड़ी घटनाओं को रोकने के लिए यूजीसी ने संस्थानों में 10 दिसंबर तक विशेष पखवाड़ा मनाने की सलाह दी। इसमें महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए बने कानून के प्रावधानों के सभी को अवगत कराने की कहा है। चलेंगे आगे, चलिए हम लोग आगे। भारत संग असहमतियों और सहमतियों के साथ चलने की आदत डाले पश्चिम। देखिए भारत जो है हर मसले पर पश्चिमी देशों के साथ नहीं चल सकता है। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है, हम उसके अनुसार अपने हित देखकर चलते हैं। ये बात सब कौन बोल रहे थे, तो विदेश मंत्री हमारे जो है जयशंकर ने कार्यक्रम में कही है। उन्हें यह भी कहा कि कुछ मसलों पर हमारे विचार अलग हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो विदेश मंत्री उनका कहना है कि कुछ मसलों पर हमारे विचार अलग हैं और पश्चिमी देश के विचार अलग हैं। वे अपने विचारों के साथ कार्य कर रहे हैं और हम अपने विचारों के साथ। लेकिन विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि यह बात पाकिस्तान के संबंध में कही जो दशकों से आतंकवाद के प्रश्रय देने की नीति पर चल रहा है, भारत में अशांति पैदा कर रहा है, ठीक है, लेकिन पश्चिमी देशों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई से हमेशा परहेज करते हुए आए हैं। उन्हें कहा कि पाकिस्तान को लेकर हमारे बीच मतभेद है, इसके बावजूद इसके भारत तमाम मुद्दों पर पश्चिमी देशों के साथ है। कहा पश्चिमी देशों के साथ असहमतियों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। हमारे बीच जो है मतभेद घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे कभी ख़त्म नहीं हुए हैं। कई पश्चिमी देशों के पाकिस्तान के साथ अलग तरह के संबंध हैं, लेकिन हम उनके साथ भी संबंध बनाए हुए हैं और उनमें विकास कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में बहुत सी भिन्न तरह की स्थितियों से गुजर रहा हूँ जिन्हें पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन रह रहा हूँ। उसी तरह स्थितियों में भारत जो है पश्चिमी देशों के साथ चल रहा है और पश्चिमी देशों को भी भारत के साथ वैसे ही चलना चाहिए, ठीक है। आगे चलें। आगे है कि भारत चाहता है कि G20 में सुधारवादी और सक्रिय भूमिका। मतलब अंडमान स्वराज द्वीप में जो भी G20 प्रेसिडेंसी की एक बैठक में G20 के शेरपा जो है, अभी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीटी में आपको कि G20 के शेरपा कौन है। अमिताभ कांत है ने शनिवार को एक योजनाओं और वरीयताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि उसकी अध्यक्षता का कार्यकाल सुधारवादी और सक्रिय भूमिका निभाने वाला हो, ठीक है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि G20 जो है कि शेरपा अमिताभ कांत ने इस बहुआयामी संगठन में सुधार का आधार तैयार करते हुए कहा कि विभिन्न देशों के गुटों के एक साझा लक्ष्य के लिए आगे आना होगा। उन्हें विदेशी प्रतिनिधि दलों को बताया कि वित्तीय वातावरण के साथ सतत विकास के लिए समावेशी वरीयता भी होनी चाहिए। और क्या होगा, तो भारत ने ब्रिटिश उच्चायुक्त एलिस रूसी राजू डेनिस एलापो और भी
भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओफेल और अन्य देशों के प्रतिनिधियों को भारत की आगामी अध्यक्षता के लिए उसके ठोस व तार्किक तैयारियों का ब्यौरा दिया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे नैसर्गिक खूबसूरती वाले स्वराज द्वीप में शनिवार की दोपहर क्या हुई तो G20 की प्रेसिडेंसी बैठक शुरू हुई, जो रविवार को भी दोपहर शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। बैठक में संस्कृति, पर्यटन, पर्यावरण संबंधी वित्तीय व्यय, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, विकासात्मक सहयोग, शिक्षा, वाणिज्य आदि मुद्दों पर चर्चा होगी। आगे बात करेंगे इस सफेद तटों का राजा है यह हैवलॉक द्वीप। 9.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस नन्हे द्वीप की आबादी महज 5,500 है। पोर्ट ब्लेयर से 2.5 घंटे की समुद्री यात्रा से खूबसूरत सफेद तटों के राजा माने जाने वाले इस सुराजा द्वीप तक पहुंचा जा सकता है। वहां जाने के लिए हर समय सरकारी फेरी और निजी क्रूज मौजूद है। बंगाल की खाड़ी में स्थित इस सुराज द्वीप का पूर्ववर्ती नाम हैवलॉक द्वीप है। यह भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नीची द्वीप का यह सबसे बड़ा द्वीप है। प्रशासनिक रूप से यह दक्षिणी अंडमान जिले का भाग है और पोर्ट ब्लेयर से 41 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। यहाँ है कि हम विकास की और ऐसे ऐसे में और जेलों की क्या जरूरत। मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका कहना है कि संविधान दिवस पर उन्होंने कहा कि मौके पर शनिवार क्षमता से अधिक भरी जेलों और वहां बड़ी संख्या में बंद कैदियों के प्रति चिंता जताते हुए सरकार और न्यायपालिका से उनके लिए कुछ करने की अपील की। ठीक है, राष्ट्रपति ने जेलों के अत्यधिक भरने और ज़्यादा जेलें बनाए जाने की चर्चा को लेकर करते हुए कहा कि हम विकास की ओर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ऐसे में और ज़्यादा जेल बनाने की क्या ज़रूरत है, जेल कम करनी चाहिए। राष्ट्रपति ने लोगों के लिए लोगों के द्वारा संविधान के सिद्धांत वाक्य का उल्लेख करते हुए कहा कि हम लोगों के लिए लोगों के द्वारा है, इसलिए लोगों को सोचना हम लोगों का काम है। उन्हें इस दिशा में मिलकर सोचने और कुछ करने की अपील करते हुए कहा कि सारा कुछ आप पर छोड़ती हूँ। इस तरह राष्ट्रपति ने स्पष्ट शब्दों में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अपनी भावना से अवगत कराया। राष्ट्रपति ने ये बातें सोमवार को संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित समारोह के समापन भाषण में कहा। उनका आज का बयान इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी कानूनी मदद के इंतजार में जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों के बारे में चिंता जताते हुए न्यायपालिका से उनकी रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील की थी। राष्ट्रपति ने छोटे मोटे अपराधों में वर्षों से जेल काट रहे विचाराधीन कैदियों की दशा पर चिंता जताते हुए कहा कि कौन जेल में है, वो लोग हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत मारपीट की, कुछ किया और उन पर क्या क्या धाराएं लगा दी जो लगना नहीं चाहिए। ठीक है, वो बरसों से जेल में बंद रहते हैं, उन्हें छुड़ाया नहीं जाता क्योंकि वो कुछ जो कुछ घर में बचा है यानी जमीन जायदाद बर्तन आदि सब कुछ खत्म हो जाएंगे, इसलिए प्रजन उन्हें छुड़ाने नहीं जाते। लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, वे गुनाहगार हैं कि नहीं इसका ट्रायल अभी चल रहा है। मुर्मू ने कहा कि जो लोग जेल में बंद हैं उन्हें ना तो मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पता है और ना ही संविधान की प्रस्तावना के बारे में। ऐसे लोगों के लिए कुछ करने की जरूरत है। चलिए आगे हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें आगे, देखिए ये भी पर नियुक्तियों में पारदर्शिता का प्रश्न वही ये भी इससे पहले मैंने जो किया था आपका सीईसी को लेकर है। ये बस छिड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में चुनाव आयोग में, इस पर पहले ऑलरेडी मैंने जिक्र हो चुकी है इसमें। देखिए यहाँ तक है, ये भी इम्पोर्टेंट आपका न्यूज है, मैंने इसको टिक नहीं लगाया था, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं इस पर करता हूँ डिस्कस कि कहा जा रहा है कि देश के संविधान कल ही संविधान दिवस देश के नागरिकों के लिए कल ही संविधान दिवस के अवसर पर उन सभी महान विभूतियों को याद किया जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया। भारत के संविधान की विशेषता यह है कि इसका विचार दर्शन चिरस्थायी है, लेकिन कुछ ढांचा और अनुच्छेद लचीले हैं। भारतीय संविधान को अनेक बार संशोधित किया गया है, जिससे यह परिलक्षित होता है कि हम कितनी सक्रियता से यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि तेजी से रूपांतरित हो रहे इस देश में इसकी प्रासंगिकता कम ना पड़ जाए। निर्माताओं ने अनुभव किया था कि यह चाहे कितना बढ़िया लिखा गया हो, परंतु अमल में लाए और मूल्यों का अनुकरण किए बिना इसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए हमने भावी पीढ़ियों पर विश्वास जताया है। संविधान लोगों को उतना ही सशक्त बनाता है जितना लोग संविधान को सशक्त बनाते हैं। जब व्यक्ति और संस्थाएं पूछती है कि संविधान ने उनके लिए क्या किया है और इसने
उनकी क्षमता को कितना बढ़ाया है। तो उन्हें यह भी विचार करना चाहिए कि संविधान के अनुपालन के लिए उन्होंने क्या किया, इसके मुल्क के समर्थन के लिए उन्होंने क्या किया। पिछले 73 वर्षों में हमारा लोकतांत्रिक अनुभव सकारात्मक रहा है। 7 दशकों की अपनी यात्रा में देश को ने न केवल अपने लोकतांत्रिक संविधान का पालन किया, बल्कि दस्तावेज में नए प्राण फूंकने और लोकतांत्रिक चरित्र को मजबूत करने की भी अत्यधिक प्रगति की है। हमने जन को अपने जनतंत्र के केंद्र में रखा है। हमारा देश न केवल बड़े राजतंत्र के रूप में, बल्कि एक ऐसे देश के रूप में उभर कर सामने आया है जो निरंतर पल्लवित होने वाली संसदीय प्रणाली के साथ जीवंत और बहुलतावादी संस्कृति का उज्ज्वल का प्रतीक है। हमने संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप एक समावेशी और विकसित भारत के निर्माण के लिए न केवल अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को साकार करने पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि हम शासन प्रणाली में रूपांतरण कर रहे हैं। हम यह वास्तव में एक आदर्श परिवर्तन है। इसको देख लेंगे चाहिए। ये महिला अधिकारियों के लेकर ये आर्टिकल आपका। चलिए, तो हमारा ये है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि 5 वर्ष बढ़े। ये बोला जा रहा है कि हमारे जो राष्ट्र ये क्या कहते हैं वित्त मंत्री सीतारमण ने उन्होंने कहा है कि कोविड महामारी की वजह से केंद्र और राज्यों के राजस्व पर जो असर पड़ा है उसका कुछ प्रभाव शुक्रवार को वित्त मंत्री सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्रियों की बजट पूर्व बैठक में भी दिखाई पड़ा है। सिर्फ कांग्रेस और दूसरे गैर भाजपाई राज्यों की तरफ से ही नहीं, बल्कि कुछ भाजपा शासित राज्यों ने भी इस राजस्व के मोर्चे पर उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए केंद्र से राजस्व संग्रह में ज्यादा हिस्सेदारी की बात रखी है। इस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण उत्पादों पर अधिभार लगाने की बढ़ती प्रवृत्ति के खिलाफ गैर भाजपा शासित जो राज्य है उन्होंने भी मुद्दा उठाया है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे चाहिए। आगे जो हमारा है देखिए, ये हमारा है कि जहां से भारत को कोसा वहीं नकारे ओली। हमारे आईआर का टॉपिक है भारत और नेपाल संबंध के बारे में। इसको आप देख सकते हैं कि कंडीशन क्या क्या अभी चेंजेस हो रहे हैं। तो नेपाल प्रतिनिधि सभा चुनाव परिणाम के शुरुआती 4 दिनों के नतीजे आ गए हैं। राष्ट्र के निर्माण का संदेश दे रहे हैं। चीन से इतर भारत से मधुर संबंधों के पैरोकार प्रधानमंत्री देवबा व प्रचंड के गठबंधन को बड़ी जीत मिलती दिख रही है। इससे सबसे अहम संदेश ये हुआ कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जो हमारा है वो चंपावत से सटे सुदूर पश्चिम नेपाल ने दिया है। असल में यहीं से चीन समर्थित पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने भारत को निशाना बनाने की शुरुआत किया था, लेकिन यहीं की 16 सीटों में से उन्हें मात्र 3 ही से ही संतोष करना पड़ा। वहीं नेपाली कांग्रेस के सहयोगी दलों ने 10 सीटें जीती। ऐसे में नेपाल के जागरूक मतदाताओं ने ओली को बता दिया कि उनके लिए भारत की अहमियत चीन से कहीं ज़्यादा है। चुनाव प्रचार के समय नेपाली कांग्रेस गठबंधन गरीबी और शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य पर बात कर रही थी, लेकिन नेकपा के अध्यक्ष व पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने मूलभूत मुद्दे से इधर 4 नवंबर से सुदूर पश्चिम से ही बात विरोध शुरू कर दिया था। इसके बाद उत्तराखंड के सीमांत जिले और पिथौरागढ़ से सटे बेतौरी व दारचूला में भी इस मुद्दे को दोहराया गया। 14 नवंबर को सुनसरी में भी हुई सभा में ओली के निशाने पर भारत ही रहा। वहीं प्रधानमंत्री शेर बहादुर देबा और पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड अपनी सभा में भारत से सभी मुद्दों को वार्ता से सुलझाने पर जोर देते हैं। अमेरिकी ने चीनी कंपनियों से संचार उपकरणों के आयात और बिक्री पर लगाई रोक। मतलब अमेरिका ने क्या हुआ तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे को हवाला देते हुए चीनी कंपनियों के हुआवे और ZTE से संचालित उपकरण जो है उसको खरीद व चीन निर्मित जो कुछ वीडियो निगरानी प्रणालियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है। इसको आप देख लेंगे चाहिए। देखिए, ये आपका पीटी का एक और क्वेश्चन जुड़ गया है, उसको आप नोट कर सकते हैं कि IOA अध्यक्ष पद की दोनों है पीटी उषा, मतलब उड़नपड़ी पीटी उषा जो है कोई ने शनिवार को भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन भरने का ऐलान करके सभी को चौंका दिया। चुनाव 10 दिसंबर रखोगे। देखिए, अगर ये इसमें क्या होता है चुनाव में, या तो ये आपको करंट अफेयर्स का मुद्दा रहेगा, एक टॉपिक रहेगा, एक पॉइंट। चलिए, तो ठीक है, हम लोग का यहाँ तक शायद सारे टॉपिक्स आज के जिससे इंपॉर्टेंस मैंने जिक्र कर दिया है। कृपया आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जिसने अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन है उसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और शुरू वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जितना आप हो सके आप इसको शेयर जरूर करें, ताकि जो भी अगर हमारे जो आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें।